जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस तीसरी क्लास में समास के अगले वाले बिंदु के बारे में। आखिर उस बिंदु का नाम क्या होगा, आज हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे स्टूडेंट। अव्ययीभाव समास के बारे में, आखिर अव्ययीभाव समास कैसे आप पहचानोगे। हालांकि ऊपर ऊपर के प्रश्न आते हैं तो वहाँ हर प्रकार के स्टूडेंट, चाहे वो मध्यम लब्ध बुद्धि, चाहे उच्च लब्ध बुद्धि, चाहे निम्न लब्ध बुद्धि के स्टूडेंट होते हैं, सभी का जवाब आ जाता है। पर जब प्रश्न आयोग घुमा फिरा के पूछता है स्टूडेंट, तो हम हमारे दिलो दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। आखिर क्यों, वजह क्या है उन अनछुए पहलू को जो हम छूने का प्रयास तो करते हैं पर छू नहीं सकते। स्टूडेंट, आइए पढ़ते हम आज अव्ययीभाव समास के बारे में बहुत अच्छे से। कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप कर पाओगे अव्ययीभाव समास। क्योंकि स्टूडेंट, आपका जो पेपर होगा या आपकी जो पोस्ट है दोस्तों, ठीक ठाक पोस्ट है तो लेवल भी अच्छा पूछेगा वहाँ हिंदी का। अव्ययीभाव समास कहा किसे जाता है स्टूडेंट, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है उसी को क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है उसी को अव्ययीभाव समास कहा जाता है स्टूडेंट। यानी मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि जो अव्ययीभाव समास होता है इसका कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद होता है। पहले पद को ही क्या कहा जाता है, पूर्व पद कहा जाता है, इसी को प्रथम पद भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आइए हम बात कर लेते हैं जो अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास किसे कहा जाता है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो। जी हाँ, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है उसी को क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है उसी को अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अव्यय किसे कहा जाता है, अव्यय वो शब्द होते हैं स्टूडेंट जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां होती हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। इन्हीं शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों द्वारा जब किसी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसी को अव्यय कहा जाता है। लेकिन साधारण भाषा में हमारे स्टूडेंट ये पढ़कर जाते हैं कि जिस समास का पूर्व पद उपसर्ग होता है। स्टूडेंट, हालांकि हर पुस्तक यही बयां करती है और आप भी जानते हो, जितने भी उपसर्ग होते हैं, जितने भी निपात के शब्द होते हैं, याद रखना उनको अव्यय की श्रेणी में ही रखा जाता है। अर्थात चाहे उपसर्ग हो चाहे निपात हो, याद रखना स्टूडेंट, इनमें शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों द्वारा कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो प्रिय स्टूडेंट, आइए हम जरा देखते हैं जो अव्ययीभाव समास होता है ना। अव्ययीभाव समास के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अव्यय पद पूर्व होता है और एक क्या होता है, नाम पद पूर्व होता है। एक होता है अव्यय पद पूर्व, एक होता है नाम पद पूर्व। अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व क्या है, जो हमारा स्टूडेंट ये होता है क्या, अव्यय पद पूर्व, इसमें उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं। इसमें उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं, यानी उपसर्ग वाले एग्जाम्पल आते हैं। लेकिन जो नाम पद पूर्व होता है उसमें 2 समान संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है और उसी 2 समान संज्ञा शब्दों की जहां आवृत्ति होती है वो भी संज्ञा शब्द अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराने लगते हैं, इसीलिए उनको भी अव्ययीभाव समास कहा जाता है स्टूडेंट। जैसे नाम पद पूर्व में क्या होता है, समान शब्दों की आवृत्ति, क्या यहाँ लिख दे रहे हैं, संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है। संज्ञा शब्दों की क्या होती है, आवृत्ति होती है स्टूडेंट। आइए फटाफट हम पढ़ेंगे सबसे पहले अव्यय पद पूर्व।
अव्यय पद पूर्व क्या होते हैं, उपसर्ग वाले एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बार इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं हमारे विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या स्टूडेंट, क्रिया। विकारी शब्द कितने होते हैं, 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यानी इसमें शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों द्वारा हम परिवर्तन तो कर सकते हैं। आपसे पूछे अव्ययी भाव समास में 4 विकारी शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना विकारी शब्द संज्ञा का प्रयोग किस समास में किया जाता है, अव्ययी भाव समास में किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, संज्ञा का प्रयोग किस समास में किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अव्ययी भाव समास में किया जाता है। आइए तो जो उपसर्ग वाले उदाहरण होते हैं स्टूडेंट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। याद रखना कंसेप्ट क्या है, संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग आकर, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग आकर इस संज्ञा शब्द की विशेषता को ना बताए तो उसी को क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, आइए जैसे हम तमाम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा स्टूडेंट, सत्य। क्या लिखा, सत्य लिखा। सत्य तो अपना अर्थ दे रहा है, लेकिन इसी के सामने अगर हम ए जोड़ देते हैं, अब ये नए शब्द का निर्माण कर दिया, क्या हो गया, असत्य। असत्य हो गया, जो सत्य न हो। बात समझ गए। यानी संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग लग जाता है तो उसी को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। स्टूडेंट आइए, जैसे हम कहते हैं भय। भय का मतलब क्या होता है, डर, जो अंदर ही अंदर मुझे महसूस कराता है पर सामने वाला व्यक्ति नहीं जान पाता। याद रखना एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। स्टूडेंट अब इसी में हम निर उपसर्ग जोड़ दें। अगर निर उपसर्ग जोड़ देते हैं, यहाँ निर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो बनने वाला शब्द क्या होगा, निर्भय होगा। देखो स्टूडेंट, अब ये निर्भय शब्द, निर्भय का मतलब बिना भय के। बात समझ गए, ये अव्ययी भाव समास हो गए। जैसे स्टूडेंट हम कह सकते हैं, जैसे कहते हैं मूल्य, कहते हैं जीवन मूल्यवान है, या मूल्य कहते हैं, ऐसे इसी के सामने ए जोड़ दिए तो अब क्या हो गया, अमूल्य, यानी जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो। स्टूडेंट बात समझ गए। जैसे मैंने लिखा दिन, अब दिन शब्द तो संज्ञा है, दिन शब्द तो स्टूडेंट संज्ञा है। जैसे इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, या जो हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रयोग करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे यूज करते हैं। तो नाउन है ना, पार्टिकुलर किसी का नाम लोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जरा देखो, इसी के ठीक सामने हमने जोड़ दिया क्या, प्रति। अब ये नया शब्द हो गया क्या, प्रतिदिन हो गया। तो प्रतिदिन क्या हो गया हमारा, अव्ययी भाव समास हो गया। तो यानी उपसर्ग जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर पूछे कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग किस विकारी शब्दों के ठीक पूर्व जुड़ते हैं, तो वो विकारी शब्द क्या होता है स्टूडेंट, संज्ञा होता है। समझ गए। ऐसे देखो दोस्तों, जैसे हम कहते हैं पेट, पेट नाम जो पड़ा है ये संज्ञा है, और ऐसे कर देते हैं भर, तो ये क्या हो गया, भर पेट हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं स्टूडेंट, जैसे हम दे दिए भर मार। मार का मतलब पिटाई नहीं, भर मार, भर उपसर्ग है। मार का मतलब होता है अधिकता। कहते नहीं हो, इसकी हमारे यहाँ बहुत अधिकता है, इसकी पैदावार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। जो चीज़ जिस जिलेवार में, जिस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है उसी को भरमार। जैसे हम कहते हैं झारखंड, धनबाद वगैरह में कोयला ज़्यादा पाया जाता है। अब वहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोयले का भरमार है। या जहाँ कृषि ज़्यादा होती है, कहते हैं हमारे यहाँ गन्ना की भरमार होती है, गन्ने की पैदावार भरमार होती है, इसका हमारे यहाँ भरमार है ना। तो भरमार का मतलब क्या होता है, अधिकता। बात समझ गए स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट आइए, इसी के साथ यही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे स्टूडेंट हम कहते हैं जीवन, जैसे हमने एक शब्द लिखा जीवन, और इसी के सामने आ लगा दिया, दीर्घ आ यानी बड़ा आ, तो हो गया क्या, आजीवन हो गया। जैसे हम लिखे दोस्तों यहाँ लिखे क्या, जैसे मरण, मरण आ जोड़ दिए तो क्या हो गया, आमरण हो गया। क्या हो गया, आमरण हो गया। स्टूडेंट जैसे हम बहुत सारे शब्द लिख रहे हैं यहाँ, अब आप देखते चलो स्टूडेंट। जैसे हमने लिख दिया बेकायदा, बेकायदा, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेकायदा। ऐसे एक शब्द आता है वाकायदा,
एक आता है बेकायदा, एक आता है वाकायदा। अब कायदा कायदा दोनों में कॉमन है, समझो इस लॉजिक को। और उपसर्ग क्या लगा है स्टूडेंट, यहाँ जरा देखो उपसर्ग क्या लगा है, वे और यहाँ वा। हम कहीं महफिल वगैरह में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहते हैं भैया वहाँ बेकायदा, और कुछ लोग कहते हैं भैया बाकायदा। तो बेकायदा बिना कायदे के, बाकायदा कायदे के अनुसार, बाकायदा कायदे के अनुसार, बेकायदा बिना कायदे के। तो समझो स्टूडेंट दोनों का मतलब अलग अलग होता है ना। ऐसे आता है दोस्तों यथाशक्ति, जरा देखो हम यहाँ लिखते चल रहे हैं, अब आप देख सकते हो ऐसे आता है क्या स्टूडेंट, यथा शक्ति। ऐसे आता है यथा क्रम, बात समझ रहे हो। ऐसे आता है निसंदेह, 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 संदेह देह के साथ जो होता है उसे संदेह, जो कभी दूर नहीं होता स्टूडेंट, नहीं का मतलब नहीं, कोई संदेह, कोई डाउट नहीं। तो समझो इस लॉजिक को। ऐसे कोई भी शब्द आता है जहां उपसर्ग लगा होता है, लेकिन संज्ञा के ठीक पूर्व अगर वो उपसर्ग आता है और विशेषता नहीं बताता है तो ही अव्ययीभाव समास होगा। कितने ऐसे बहुत सारे उपसर्ग वाले एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट, वो कर्मधारय समास होते हैं। कितने ऐसे उपसर्ग वाले उदाहरण होते हैं जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होते हैं, जिसे देखते ही याद रखना, गलत टिक करके आओगे एग्जाम में। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हम सब बताएंगे आपको कहाँ सतर्क होना है, कौन कौन से उपसर्ग वाले एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट। चलिए बात समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे अब अगले पर, जो क्या है नाम पद पूर्व। जरा देखिए नाम पद पूर्व में क्या एग्जाम्पल आते हैं। नाम पद पूर्व में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जहां संज्ञा शब्दों की क्या होती है, दोहरान होती है। तो हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने क्या कहा, जहां दो सेम संज्ञा शब्दों की आपस में क्या हो, आवृत्ति हो यानी दोहरान हो, तो वो संज्ञा शब्द अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराने लगते हैं। जैसे जहां दो समान संज्ञा शब्द हो, संज्ञा शब्दों की जब दोहरान होती है तो अपने आप में वो किसका भाव प्रकट कराने लगते हैं स्टूडेंट, अव्यय का भाव प्रकट कराने लगते हैं। जैसे मैंने दिया नगर, नगर, बहुत ध्यान से सुनना। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं नगरो नगर, नगरो नगर। ऐसे जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट यहाँ, जरा देखो शहर, शहर, हमने ऐसे लिखा द्वार, द्वार, ऐसे हमने लिखा बार, बार, ऐसे मैंने लिखा एक, एक। ऐसे बहुत सारे शब्दकोश हैं स्टूडेंट, जैसे रात, रात, जैसे दिन, दिन। समझो जब हम किसी दो समान संज्ञा शब्दों का दोहरान करते हैं तो अव्यय का भाव प्रकट इसलिए कराता है क्योंकि ये नगर और यहाँ नगरों नहीं कर सकते हो, यहाँ शहर यहाँ शहरों नहीं कर सकते हो, जब अगर मिला के लिखोगे तब भी कर सकते हो। तो ऐसे भी ये शब्द आ सकते हैं जैसे शहरों, शहर, द्वारों, द्वार का क्या आता है, द्वार, द्वार, बारंबार का क्या आता है, बारंबार, ऐसे एक एक का क्या आता है, एकाएक, ऐसे रात, रात का क्या आता है, रातों रात, ऐसे दिन, दिन का क्या आता है, दिनों दिन। देखो ऐसे शब्द आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कहीं ये द्वंद्व समास तो नहीं है। द्वंद्व समास नहीं है स्टूडेंट, हाइफन चिन्ह देख के मत जाना। दोनों समान संज्ञा शब्द होते हैं, दोनों का अर्थ यहाँ सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। लेकिन द्वंद्व समास जो होते हैं दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, दोनों का सार्थक अलग अलग होता है, दोनों का पर्याय अलग अलग होता है, याद रखना। जैसे हमने दिया माता पिता, माता पिता, जैसे मैंने दिया सूर्य चंद्रमा,
तो देखो यहाँ तो दोनों शब्द सेम है। कहाँ? हमारे अव्ययीभाव समास में। ये भी अव्ययीभाव समास का उदाहरण है जो मैंने रखा। तो दोनों सेम संज्ञा शब्द हैं, लेकिन यहाँ दोनों समान नहीं। यहाँ माता है तो यहाँ पिता है, यहाँ सूर्य है तो यहाँ चंद्रमा है। तो समझो ये द्वंद्व समास होगा, जबकि ये द्वंद्व समास नहीं होगा। स्टूडेंट कभी गलत मत कर देना। ऐसे आप एग्जाम्पल आपके एग्जाम में खूब आते हैं, तो गलतियां नहीं करना है स्टूडेंट। इसको आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से जाना है ना। तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट। कहीं से हो, दूर दराज एरिया से आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। और हिंदी ग्रामर हम कंप्लीट कराएंगे स्टूडेंट, XYZ कोई भी चीज़, और डेप्थ गहराइयों तक हम पढ़ेंगे सभी लोग। परेशान बिल्कुल मत होना। तो स्क्रीनशॉट ले लो बस दोस्तों, आज तक यहीं तक। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।